नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी खबर है जंतर मंतर से। जंतर मंतर का नाम सुनते ही ये लगने लगता है कि खबर बड़ी ही होगी। जंतर मंतर पर फिर आइसा, एसएफआई के यूथ, उसके जो स्टूडेंट विंग के मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठा होने लगे हैं। और इकट्ठा होने लगे नहीं है, इकट्ठा हो चुके हैं और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। युवाओं की ये भीड़ मोदी के खिलाफ पिछले आंदोलन से बड़ा आंदोलन करने की तरफ इशारा भी कर रही है और कैमरे पर ऐलान भी कर रही है। यानी मोदी के खिलाफ आंदोलन 2.0 का आगाज हो गया है। क्या ये मान लिया जाए? दीपके भी आने को तैयार। दीपके की अभी अभी महाराष्ट्र में एंट्री हुई है अपने घर वापसी के लिए। और घर वापसी पर जो बयान आया है, उस बयान में दीपके ने साफ साफ कहा है कि अगर यूथ जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, अगर अपने वादों से पीछे हटती है मोदी सरकार, तो फिर हम तैयार हैं। तो दीपके की और सीजेपी की भी तैयारी है। सौरभ दास ने तो पूरा का पूरा सूर्यकांत के जजमेंट का पोस्टमार्टम कर डाला है। तो सूर्यकांत वो भी एक वजह बनने जा रहे हैं मोदी जी के दोबारा मतलब फंसने में। उनकी भी भूमिका है, पहली बार में भी भूमिका थी। अगर ये आंदोलन फिर से उसी आंदोलन जैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो क्या इस बार मोदी का नंबर है? मोदी का इस्तीफा होगा, सरकार गिर जाएगी। देखिए, जितने भी आंदोलनकारी हैं या आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनका एक लाइन में सीधा सीधा कहना है कि अगर इस बार आंदोलन होगा तो किसी प्रधान के लिए, सरपंच के लिए और मुखिया के इस्तीफे के लिए नहीं होगा। वो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी प्रधानमंत्री, प्रधान के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए होगा। और इस बार कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नड्डा और जितेंद्र सिंह का झांसा नहीं चलेगा। कोई इस बार बीच में वर्बल कमिटमेंट पर भरोसा नहीं होगा। आपको मैं जरा जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाऊंगा भाऊ के साथ, लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए उसकी झलक भी देखना जरूरी है। ले आइए स्क्रीन पर भाऊ को जोड़िए, फिर मैं झलक दिखाऊं। स्वागत है भाऊ। क्यों आंदोलन जरूरी है? झांसा तो दे दिया, अब कोई डाउट नहीं है, हम भी ये बात कह सकते हैं कि झांसा दिया गया है। सबसे पहले जरा पीयूष राय, पत्रकार हैं, एक्टिव पत्रकार, इनका एक ट्वीट है, वो ट्वीट दिखाइए पीयूष राय का। मोहम्मद सदाकत, ये कहा था, अभी एक बाइट आई थी कि धर्म को भी देखा जा सकता है। शायद संजय राउत की बाइट थी, जिसमें अभी आगे कार्रवाई करेंगे, धर्म वगैरह भी देख सकते हैं। मोहम्मद सदाकत, ए रेजिडेंट ऑफ किशनगंज इन बिहार। बिहार में किशनगंज बिल्कुल बॉर्डर है भारत का। किशनगंज के नागरिक हैं, रहने वाले हैं। हैज बीन लिविंग इन रसिया फॉर द पास्ट 4 months। ये रूस में पिछले 4 महीनों से रह रहे हैं मोहम्मद सदाकत। claims he has been booked by Bihar police in connection to the paper leak protest। इनको बिहार की पुलिस ने, इनका दावा है कि बिहार पुलिस ने इन पर भी मामला दर्ज कर दिया है पेपर लीक प्रोटेस्ट में। ठीक है, अब ये देखिए कितना दमन होगा। इस दमन की ये झलकियां हैं। जरा वीडियो चलाइए, मोहम्मद सदाकत वीडियो चलाइए, ये देखिए, तब जंतर मंतर के वीडियो दिखाते हैं। मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर साथ मेरी कुलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में एलआरपी चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा, उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूंगा। प्रशासन का आभारी होने की नहीं जरूरत है बेटा, प्रशासन के कर्म नहीं कुकर्म है, इन पे प्रशासन पर एक्शन होना चाहिए। अब चलिए, एक हो गया।
अब मैं किशनगंज से सीधे महाराष्ट्र चलता हूं और भावुक के लिए ये जो है महत्वपूर्ण वीडियो है। रिया, जिस लड़की की बड़ी तारीफ हुई थी, रिया हिल, अकेले बस के सामने खड़ी थी। जरा देखिए वीडियो, लाओ भाई, रोना पड़ रहा है। कल जब मैं मुंबई साइबर क्राइम में अपना केस रजिस्टर करवा रही थी तो मैं सुबह 10:30 बजे से रात के 6:30 बजे तक वहां थी। मुझे सारे लोगों ने इतनी प्रेरणा दी है, इतनी सराहना दी है कि वो मेरे लिए खड़े रहते हैं और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये देखकर मेरा दिल भी बहुत दुखता है कि एक औरत को इस समाज में कितना कुछ सहना पड़ता है। And then these guys started sending hate to them and these girls screenshotted it, and these guys also told them, why are you supporting her, she doesn't have a right to live, she should die. You know, for them to use such grave language towards someone is deeply saddening and also worrying in the same point, because I don't know what's going on in their mind, I don't know what they're capable of. So it's better to nip this problem in the bud. Hence the same evening I registered a complaint on the online portal of cybercrime, and the next day the police, they called me up and we sat through, you know, the whole investigation, and we tried to collect as much evidence as we could. And the girls are also now making reels, boys are making reels, and you know, they're calling these people out with their faces, you know, because it's not my shame to carry. So I shouldn't be, you know, hiding my face, or I shouldn't be sad. And if you did see me crying, it's because it doesn't mean I'm weak. It means I know I'm moving towards the right direction. And it's okay to cry like a woman, and it's very important to cry like a woman if it's important to fight like a woman. रोना क्यों पड़ा बाद में भी बता दी। गालियां दे रहे हैं सब, ये सब झुंड यही है ना, ये घर में बैठ के 3 कुंडी लगा के गाली देना बच्चियों को। ये जो इतने 1.5 रुपए वाले ये जो गटर की उपज है, ये जो गटर जो जहाँ दिखता है हमारे मोहतरमा को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कंगना रनावत को, उस गटर के कीड़े जो है वो 1.5 रुपए को लेकर इस बेटी पे लांछन लगाते हैं। इसको जीने का अधिकार नहीं है, इसको ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो अधिकार के लिए लड़ी। अरे ये झांसी की रानी का देश है, ये जीजा माता का देश है, ये कंगना रनावत के देश नहीं है, ना उसके बाप का देश है, ये वो तय करेंगे। अपने हक मांगने वाले व्यभिचारी नहीं होते। व्यभिचार क्या होता है, यदि हम बोलना शुरू कर देंगे तो कंगना रनावत जी को मुंह छुपाना पड़ेगा। सभ्यता का एक संस्कार है हम पे, नहीं किसी महिला पे हम उठाते। अपने हक, झांसी की रानी ने अपना हक मांगा। महिलाओं की फेरिस्त इस देश में, शक्ति पूजी जाती है यहां पे। भगवान शिव जो सबसे बड़े माने जाते हैं, उनको भी अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये नारी का सम्मान करेंगे, ये आप बिल लाके महिलाओं के नाम से महिलाओं के आड़ में छुपते हैं, ये अपने कुकर्म करने के लिए पार्लियामेंट में, और ये फौज को कंट्रोल नहीं कर सकते। साइबर पुलिस ने अरेस्ट करके अंदर कर देना चाहिए। इन्होंने ही तो हु किया है, इन्होंने ही तो छोड़ा है उनको। ये क्या कंट्रोल करेंगे? इन्होंने तो कहा है कि सामने से कुछ नहीं कर सकते तो पीठ पीछे गाली दो, तुम लोग गाली दो, जीने मत दो, परेशान करो। ये आदमी दुनिया में, मैं कई बार कह चुका हूं, किसी भरोसा कर लो, इस इंसान पे नहीं भरोसा कर सकते जो इंसान वादे से अपने मुकर जाए। और इसका ट्रैक वादे रिकॉर्ड से नहीं, ये वादा करते ही विश्वासघात करने के लिए। इनके मुंह से कभी सच निकलता ही नहीं। ये वादे करते हैं तोड़ने के लिए, ये लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित रखते हैं, लेकिन पूरा देश उस जाबाज लड़की के साथ खड़ा है। भारत की बेटी है वो। ये कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, पीछे से वार करते हैं, छद्म नामों से अकाउंट चलाते हैं, वो भारत नहीं है, वो भारत में लगी हुई दिमक है। यही अहंकार गिराएगा सरकार, ये देखिएगा आप। अभी अभी 2 दिखाए ना, यही अहंकार गिराएगा, पक्का 2 देखे, तीसरा एएनआई का ट्वीट लाओ, एएनआई ट्वीट लाओ। इन सबके वादा खिलाफियों फहरिस्त देखिए। 2 आपने देखा, ऐसे 200 एग्जाम्पल हैं, हम कम दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस हैव रिटन टू एक्स in connection with a complaint that derogatory, malicious and defamatory content is being circulated on social media platform targeting constitutional heads.
प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बता रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता है सबको कि राष्ट्रपति है। द पुलिस हैव आस्क्ड द प्लेटफॉर्म टू, क्या क्या पुलिस ने कहा है एक्स से, देखिए नंबर 1, डिलीट रिमूव द एलिज पोस्ट वीडियो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इमीडिएटली, तत्काल वीडियो और पोस्ट को रिमूव करिए, डिलीट करिए। 2 नंबर ध्यान दीजिए, प्रोवाइड द कंप्लीट registrant details such as full name, address, contact detail and email ID of the X account ID holder from which the above content is posted, including login and logout details with time and date stamp। ये दिल्ली पुलिस ने मांगा है, एनआई में दिखा रहा हूं। तीसरा, any other relevant information which may be useful for investigation of this case। चौथा, the details related to the alleged post video may please be preserved for future। और सर्टिफिकेट 63/4 ऑफ BSc, इसका सर्टिफिकेट, ये सब मांगा है अभिजीत दीप के, सौरभ, आशुतोष रांका और जितने ये नौजवान सीजेपी वाले थे। अब अगर घर में बैठोगे अगर क्राइम है, तो तुम्हारे साथ क्राइम 5 है, आदमी नहीं आएंगे, 4 आदमी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्राइम है। उन्होंने कुछ मांग करी तो क्राइम है, सरकार को आईना दिखाए तो क्राइम है। दिल्ली पुलिस कोई आतंकियों के डिटेल्स ले रहे क्या? कोई आतंकी फंडिंग हुआ है क्या? तो कई हम बताते हैं फंडिंग कहाँ हुआ है, जाके ढूंढिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को कौन पैसा देता है, उसके एवज में उसको क्या मिलता है। 17,000 करोड़ का टनल का प्रोजेक्ट पहले दिन ओंधे मुंह गिरता है, 50 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए जाते हैं, चंदा लिया जाता है बीजेपी द्वारा, तब ठेके दिए जाते हैं। लीगलाइज करप्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन लो, हिम्मत हो तो। इन बच्चों की डिटेल खंगाल रहे हो, कितने बजे किया, क्या किया, नाम किया, कॉन्टैक्ट किया। आप जिनकी जांच करने कह रहे हो उन्हीं के तो ये पालतू हैं, उन्हीं के इशारे तो सब कर रहे हैं, ये उनकी जांच करेंगे। क्यों यार? क्योंकि यार हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी नहीं है क्या? अधिकार है निजता का, निजता के अधिकार पे इनकी निजता हावी होगी क्या? अभी आपने 3 देखे, इनके कर्म देखिए, कर्म, और कर्म के बाद अभी जंतर मंतर आपको दिखा रहे हैं। अगला लो भैया, हो गया, अगला लो। ये देखिए सौरभ का स्टेटमेंट, इसको गौर से, ये स्टेटमेंट हो गया है 24 घंटा पुराना, लेकिन गौर से इसको मैं पूरा हिंदी में आपको बता देता हूं, इसको सुनिएगा गौर से। और ये स्टेटमेंट ही नहीं खाली लिखना है, सौरभ, अभिजीत, सबको एक बात निवेदन भी हम करते हैं, अब अगर घर बैठे तो आपके साथ खड़े थे युवा, अब घर बैठने का वक्त नहीं है। सीजेपी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी पीआईएल के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट में, हिंदी में बता रहा हूं पूरा का पूरा, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश से पूरे देश में चिंता की घंटी बजनी चाहिए। खासकर निर्देश नंबर 4 जो सरकारों को मौजूदा एफआईआर पर आगे बढ़ने और जांच करने की अनुमति देता है, बहुत गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह निर्देश भारत सरकार द्वारा देश के युवाओं को 25 जुलाई 2026 को दिए गए उस पक्के आश्वासन और गारंटी के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि एफआईआर वापस ले ली जाएंगी और शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसी पक्के आश्वासन के आधार पर और पूरी नेक नियत से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। अब हमें यह पक्का डर है कि भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के इस आदेश का इस्तेमाल और उसे हथियार बनाकर व्यक्तिगत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर जारी रख सकते हैं और उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं। पहले दिन से ही हमारी यही चिंता थी कि शांतिपूर्ण असहमति को निशाना बनाकर राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। उतनी ही चिंता की बात यह है कि सरकार के वकीलों ने इस अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार को पूरी तरह पता था कि सीजेपी के साथ बातचीत, आश्वासन कल देर रात तक जारी रहे थे और 25 जुलाई को एक पक्का समझौता हो चुका है। वो विरोध कैसे करते? उन्हीं के तो कहने पे सब हो रहा है। इसलिए अदालत का यह जानकारी के बिना दिया गया आदेश पूरी तरह अस्वीकार्य है। हजारों युवा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिए गए पक्के सार्वजनिक आश्वासन को बाद की कानूनी गतिविधियों के जरिए चुपके से कमजोर, कमतर या अर्थहीन नहीं बनाया जा सकता। इससे केवल जनता का भरोसा टूटता है। किसी भी स्थिति में अंतरिम आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत सरकार या
संबंधित बीजेपी एनडीए शासित राज्य सरकारों को एफआईआर वापस लेने या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला करने से रोके, जैसा कि बिहार और असम सरकारों ने किया है। ऐसे मामलों को वापस लेने या आगे न बढ़ाने की शक्ति कार्यपालिका के पास ही रहती है। अदालत ने यह अनिवार्य नहीं किया है कि सरकारों को एफआईआर पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना ही होगा। ऐसा समझना जानबूझकर गलत अर्थ निकालना होगा। सरकार को 25 जुलाई को किए गए वादे से पीछे हटने के लिए अदालत के आदेश का बहाना नहीं बनाना चाहिए। मामला यही नहीं खत्म होता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और संबंधित बीजेपी एनडीए राज्य सरकारें तुरंत इस पक्के वादे की शर्तों को सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई में रखें, ताकि देश के युवाओं से किए गए वादों के बारे में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और कोर्ट भविष्य में सोच समझकर कोई आदेश दे सके। भारत के युवाओं ने पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ यह समझौता किया था, उस भरोसे को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक महत्व वाली संस्थाओं का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, न ही गारंटियों को पूरा करने के लिए उनका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आड़ में छिप करके आगे संघार भारत सरकार के लिए अपनी गारंटियों को पूरा करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। हम एक बार फिर उनसे अपील करते हैं कि वे अपने वादे को पूरा करें, एफआईआर वापस लें, पक्का करें किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो, और उस वादे का अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप सम्मान करें जिसकी वजह से प्रदर्शन खत्म हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता है, और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, तो कॉकरोच जनता पार्टी के पास उन छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, जो न केवल अपने लिए बल्कि इस देश के भविष्य के लिए खड़े हुए थे। जो सरकार अपनी बात से मुकर जाती है, वह युवाओं के चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। अगर गारंटियों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत की सड़कें एक बार फिर युवाओं की आवाज बन जाएंगी। लिख तो दिया, ये कल ट्वीट किया था और कहा था आज समय सीमा खत्म हो जाएगी। हम प्रोग्राम क्यों लेके आए? समय सीमा खत्म हो गई, कोई गारंटी नहीं आई, कोई गारंटी नहीं आई। और गारंटी आनी तो दूर की बात, समय सीमा खत्म होने के बाद नाम, पता, मोबाइल नंबर बच्चों का खोजा जा रहा है। यह है मोदी का असली चेहरा, असली चेहरा, जिस चेहरे से लोग 12 साल डरे थे, जेन जी ने वो डर खत्म किया था, वही असली चेहरा है। अब जरा आगे चलते हैं। इसके बाद आपको जंतर मंतर की तरफ हम ले चल रहे हैं। आप लाओ भैया, ये संख्या मत गिनिएगा। शुरुआत में जब अभिजीत आया तो ऐसे ही संख्या थी। और बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस या दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एफआईआर कराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का क्रिमिनलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों को डराना धमकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एफआईआर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे एफआईआर बंद करो। पर एफआईआर गई हैं, कई सारे अकाउंट्स और पोस्ट जो हैं वो सरकार ने बैन करना चालू कर दिया है। और यहाँ 36 दिन हम लोग लगातार आंदोलन में दिन रात यहाँ पर टिके रहे, और आज ये सरकार कह रही है पहले हम आप पर लाठी चलाएंगे, फिर हम आपके आंदोलन के दबाव में, आपके न्याय पसंद ताकतों को के दबाव में इस्तीफा देंगे और फिर आप पर एफआईआर करेंगे, फिर से आपको गिरफ्तार करेंगे। जो हमें देश भर में आज दिखाई पड़ रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार का छात्र, असम का छात्र, महाराष्ट्र का छात्र, देश के अलग अलग हिस्सों का छात्र, जो भी छात्र उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इनको लगता है कि ये जितना दमन करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, उससे छात्र और युवा डरने वाले हैं। अरे आपके एक लाठीचार्ज पर देखिए कि देश के जंतर मंतर से लेकर हर जगह, हर शहर, हर कोना जंतर मंतर बन गया। तो आज ये जो आप दमन कर रहे हैं, इससे लग रहा है आपको कि ये साफ सीधी तौर पर इनकी बौखलाहट दिखा रहा है। इनके नेता इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी
पहले मैं डिमांड रख देती हूँ, तुरंत जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए। और जब कोर्ट भी कह रही है कि छात्रों का जो रिकॉर्ड है, जो आपने इतना सोशल प्रोफाइलिंग किया है, जो इतना डेटा आपने इकट्ठा किया है, उस मतलब उस रिकॉर्ड को बचाइए। ये फिर भी छात्रों को डरा कर आखिर क्या बचाना चाहते हैं? ये छात्रों को डराकर अपनी जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये गिरफ्तारियां सुनिश्चित करके, लगातार दमन सुनिश्चित करके ये बचाना चाहते हैं अपने जो ये सत्ता पर काबिज हैं, ये अपने बच्चे कुछ थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस को बचाना चाहते हैं कि अभी भी सत्ता में बने रह सकते हैं। समाजों को दबाने की सरकार जो कोशिश कर रही थी, उसका हम लगातार विरोध कर रहे थे, लगातार उसके खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 20 तारीख को जिस तरीके से बर्बर दमन होता है सरकार का, लाठियां चलती हैं, गोलियां। अगले विजुअल लाइए, सुनिए आप लोग सब। ये जंतर मंतर की तस्वीर है, जंतर मंतर की। उसके बाद पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहें? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो है पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे जयंती होते तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। सर, अभी धीरे धीरे जो है वीडियो सामने आ रहे हैं, मार्च जिस तरीके से पैलेट गन का वीडियो सामने आया, बिहार में भी जो है AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब एक जमाना हुआ करता था AK-47 यूज की जाती थी टेररिस्ट के अगेंस्ट जी। AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो उस स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनके वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। इसमें मुख्य बात बीच में आई जो कहा कि अगर ये FIR वगैरह वाला सिलसिला नहीं रुका तो फिर से आंदोलन होगा। युवाओं का गुस्सा नहीं कम हुआ है और पिछली बार से बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जहां पर भी बातचीत कर रहे हैं, ये बच्चे घर तो चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी बार बार कह रहे हैं कि आओ जंतर मंतर चलो। ये धर्मेंद्र प्रधान से नहीं काम चलेगा, ये मुख्य जो मेन आदमी है उसको हटाना पड़ेगा। ये जब तक रहेगा तब तक कोई न कोई प्रधान बैठता रहेगा भाऊ। और जंतर मंतर की तस्वीर आप देख लिए, बहुत लोग कहेंगे कि अरे 100 लोग हैं, ऐसे ही दीपके जब आया था तब भी 100 ही 50 थे, 100 से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जिस दिन सोनम वांगचुक अनशन पे थे तब भी कम थे लोग। सोनम वांगचुक को घसीट के ले गए, लोग बढ़े, और जिस दिन लाठीचार्ज हो गया उस दिन फिर पैर रखने को जगह नहीं। फिर सारे देश ने देख लिया है आंदोलन।
और ये आंदोलन मैं फिर कह रहा हूं, फिर ये सरकार लेके रहेगा। सरकार बच्चों को भ्रमित ना करे। बच्चे बहुत शाणे हैं और आप सब डेढ़ शाणे हो। यदि बच्चों को शाणे नहीं समझ रहे हो, मैं बता दूं ना, वो स्टूडेंट है, तुम एडियट हो क्या ये प्रूव कर दो। यदि तुम एडियट हो तो समाप्त हो, और यदि स्टूडेंट हो तो थोड़ा बचाइए। और इस अंधभक्त ही सरकार ले डूबेंगे, देखना। हाँ, ये अंधभक्त की जादाती ही सरकार डुबा देंगे। ये जो अधिकारी मोर लॉयल देन द किंग बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये डूबेंगे। ये ले दी कि सरकार को फिर कहो, फिर मत कहना कि गृह मंत्री थोड़ी ना पुलिस स्टेशन में जाके ज्यादती करी होगी। बिल उसका ही फटता है। दिन रात मुलायम सिंह को कोसते हो फायरिंग के लिए, बड़े बड़े भाषणों में। तब समझ में नहीं आया रिजिजू है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कौन देता है। तब अकल कहाँ, घास खच्चराने गई थी क्या? इस सदन में भी बोला, हर चुनाव में यूपी के राम मंदिर के चोरी पे अखिलेश जी ने बोला तो उसको कहे कि भाई जिनने गोलियां चलाई वो कैसे बोल सकते हैं क्या? मुलायम सिंह गए थे क्या चोरियां चलाने? हैं? अब आ गया उठ पहाड़ के नीचे। अब गृह मंत्री है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दूसरे के राज में चलती है तो मुलायम सिंह ने चलाई। पूरा एक 2 दशक मुलायम सिंह जी को लगातार लांछित करते रहे आप। फिर तो इमरजेंसी भी इंदिरा जी ने लगाई थी, राष्ट्रपति ने साइन करी, वो भी उनका दोष नहीं। ऐसा तो भी किसी का दोष नहीं है। काहे बदनाम किए वो प्रधानमंत्री इसको, तुम्हारे मनमोहन सिंह जी को? कौन से कागज पे साइन करे थे उन्होंने? कोल स्कैम, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। वो तो खैर कोई स्कैम नहीं था, वो तो सब इन्हीं सब नैतिकता का किया था। चाहिए जवाहरलाल, आप जब नाम लेते हो लाल बहादुर शास्त्री का, उतनी नैतिकता चाहिए। रेलवे वो नहीं चला रहे थे, मंत्रालय में मंत्री थे तो इस्तीफा दिया। सुरेश कलमाड़ी नहीं है अभी, लेकिन सुरेश कलमाड़ी जी ने इस्तीफा दिया था जब आरोप लगे थे, तो पेपर नैपकिन वो भी खरीदने नहीं गए थे। आप निर्लज्ज हो जो कहते हो, नींबू मिर्ची छाप कहता है ना आपका राजनाथ सिंह, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम निर्लज्ज हैं। वाह, इस्तीफे नहीं होते इसका मतलब ही निर्लज्ज है, ऐसा मेरा कहना था। नहीं तो कल फिर कोर्ट में जाएंगे, इन्हें तो निर्लज्ज कहा था नहीं, वानखड़ी जी ने निर्लज्ज कैसा उनके मुंह में डाला। ये बात करते हैं। हर जगह पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी इस्तीफा देंगे। जरा कुछ हो गया तो राहुल इस्तीफा दे। राम के बारे में ऐसा कहा था, हर जगह। अब आ गया, पूरा देश हंस रहा है इन पे आज। अब ये जीवन में मुलायम सिंह का नाम निकाल के देखे, राम भक्त पे गोलियां चलाई, लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का अब तो पुराने पे माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रपति ने साइन किया। अब मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई, माफी मांगनी चाहिए आपको। मनमोहन सिंह जी पे इतना लांछन लगाया, आज सीबीआई ने क्लोजिंग रिपोर्ट दिया है मनमोहन सिंह के एक भ्रष्टाचार के आरोप में, कि कोई नहीं है उसमें। उन्हें कहा था मनमोहन सिंह जी ने, एक दिन ये देश मुझे जानेगा, बात करेगा मुझसे, एक दिन मेरा आकलन ये देश करेगा। अगर अपने पाप पर माफी मांगने लगे, वाकई माफी मांगने लगे, अरे तो मोदी जी को अभी 75 साल कम से कम और जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहना पड़ेगा इनका। और पूरे दिन माफी मांगे, मतलब सवेरे उठ करके नहा धो के माफी मांगना शुरू करें और रात में सोने तक माफी मांगे, तो 75 साल 76 साल के हो गए, और 75-76 साल और उनको धरती पर रहना पड़ेगा। तब हो सकता है पूरा हो पाए उनके जो कर्म है, उनकी माफी का सिलसिला तब पूरा हो पाएगा। खैर, ये जंतर मंतर की तस्वीर आपने देख ली है। ये जंतर मंतर की वो तस्वीर है जो कभी भी इसका फ्रेम बड़ा हो सकता है। आज अभी आप पासपोर्ट साइज में इसको देख रहे हैं, ये कभी भी बड़ा पेंटिंग का शक्ल ले सकती है, क्योंकि चारों तरफ तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है। और युवाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो युवा गए हैं ना आंदोलन खत्म करके, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। किसी के मन की ज्वाला पर पानी के छींटे नहीं पड़े हैं। वो तो बस चले गए कि चलो हाँ डिमांड पूरी हुई, घुटने टेका, सरेंडर हुआ, इसलिए चले गए।
लेकिन आग भीतर जली है। आज भी बयान तमाम आ रहे हैं, रोज आते हैं तमाम बच्चियों के, नए नौजवानों के, जिंजी के बयान कि ये नहीं, असली तो किरदार कोई और है, उसको जान होगा, उसका इस्तीफा होना चाहिए। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, अहंकार को अभी भी साइड रख दीजिए, नहीं तो अहंकार ही लेके डूबेगी आपकी सरकार। इजाजत हम भी दीजिए हमें। न्यूज लॉन्चर पे ना आशीष जी ना मैं, हम कोई सरकार बदलाव नहीं चाहते। हम इस देश को जलता हुआ नहीं देखना चाहते। हम इस देश को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनाना देना चाहते। पहले दिन से बोल रहे हैं आपको, इससे देश बहुत पीछे जाएगा। लेकिन सत्ता में बैठे वाले इतने मद में हैं कि वो टेस्ट ही करना चाहते हैं, तो फिर वो भी होगा, लेकिन इसमें देश का नुकसान होगा। कम से कम अब थोड़ा अहंकार नीचे लाइए, तमीज नहीं सीखिए, लाएंगे बात करने की तमीज सीखिए, सुनने का आत्मात्मा रखिए, नहीं और लाएंगे जीवन में अहंकार कभी बाबू। सच भी बोलिए। यदि ऊपर जाओगे, अहंकार, सनातनी हो सब, ऊपर जाओगे हिसाब किताब में एक कम से कम होना चाहिए कि जीवन में एक बार तो सच बोला था साहब उस दिन। एक बात बताएं, मतलब मैं फिर अब थोड़ा सनातनी वाली बात के तो उसी नोट पे खत्म करेंगे। अहंकार आज तक राम और कृष्ण से लेकर के त्रेता द्वापर से कलयुग तक देख लीजिए, अहंकार संहार के साथ ही खत्म हुआ है। अहंकार खत्म ही नहीं हो सकता। अहंकार वो ऐसा वर्ड है, जब वो दिमाग पे चढ़ जाता है तो आदमी को लगता है कि मैं ही अंतिम हूं, अंतिम सत्ता मैं हूं, उसको कोई नहीं समझा सकता। अरे सारे विष्णु के सारे अवतार अहंकार का ही शमन करने के लिए हुए हैं। हाँ हाँ, सब अहंकार अहंकार खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार का वो लेवल ही कि उसको समझ- बाली जैसे परोपकारी राजा को भी अहंकार था कि वो भगवान बन गया है, सर्वशक्तिमान है, तो उसको भी बटुक ने आके सर पे पैर रख के बता दिया कि तू पाताल में ही ठीक है, तू सर्वव्यापी नहीं है, मेरे 2 कदमों में तीनों लोग व्याप्त होते हैं। तो ये अहंकार है। हाँ, और हमारा अहंकार सनातन है। यही कहता है कि अहंकार जो है ये मद का, अहंकार का नाश होता है। ये तो हमारा सनातन कहता है। मोदी जी के सनातन में कुछ और लिखा हो तो वो अलग पढ़ रहे होंगे अपना ऐसे ऐसे करके। हमें इजाजत हाँ। दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।